नरेंद्र मोदी के आने से बीजेपी के साथ साथ ही जुड़ेंगे या फिर टूटकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विश्वास जी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री हारून यूसुफ साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता विजय जॉली जी और साथ ही इस चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। विजय जॉली जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सर, अगर अभी की स्थिति को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के चुनाव समिति की कमान संभालने के बाद साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आमिर रजा हो, माइनॉरिटी सेल के कई नेता जो हैं बीजेपी के वो कांग्रेस की तरफ चले गए। ये तो नुकसान हो रहा है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के नरेंद्र मोदी जी को अपनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति और अभियान समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। कौन आता है कौन नहीं आता ये तो उन लोगों को निर्णय करना है जो कि अगली चुनाव के अंदर कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता चुनने का पूरा हक है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात के अंदर सुशासन के आधार के ऊपर चाहे हिंदू हो, चाहे गुजराती हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो और मुसलमान हो, उनका विश्वास प्राप्त करके तीसरी बार वहां सत्ता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी, लेकिन विजय जॉली जी, गुजरात की जनता का विश्वास हासिल कर लिया। विजय जॉली जी, क्या वजह है कि अपने साथियों का, जो साथी उनके साथ थे, जो नेता बीजेपी के भीतर थे, उनका विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे नरेंद्र मोदी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आमिर रजा साहब की बात करती हैं तो जुम्मा 2 महीने पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आए और मेरे बड़े मित्र, मेरे नेता विजय गोयल जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने काम किया था तो इनको ले आए। जो 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, पद पाने के बाद, अगर पार्टी के सेंट्रल लीडर्स की कमान और उसकी डिसीजन मेकिंग सिस्टम को क्वेश्चन करता है तो मुझे शायद उस भाई की दिमाग पर और उसकी राजनीति करने की अदा के ऊपर संशय होता है। ठीक है विजय जॉली साहब, हालांकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें और नाम भी जुड़े हैं, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन हारून यूसुफ साहब, आपकी पार्टी के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद जिस तरह से साथी छोड़कर जा रहे हैं बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुणगान कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस देश के लोगों को जोड़कर रखना चाहती है और हमें तो खुशी हर उस आदमी के साथ है जो इस देश में रहने वाले, हर मजहब के मानने वाले को, हर जातियों को अपने गले लगाकर चले। और जिस तरीके से पिछले 1 महीने से लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरीके से मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से मुसलमानों के लिए जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इस भाषा को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो अल्पसंख्यक और इस तरीके से लोग निकल के जा रहे हैं। ये जिस तरफ जा रही है पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में जितना गुणगान कर रहे हैं, ये इसको ऐसा लगता है जैसे कि ट्विटर और फेसबुक से देश की राजनीति का निर्णय होता है। लेकिन मैं जरूर मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का नौजवान वाकई 65% है, लेकिन खाली ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। और जो दिमाग का इस्तेमाल करता है वो कभी इस तरह की बिखराव वाली राजनीति या बिखराव वाली सोच को बर्दाश्त नहीं। ठीक है हारून यूसुफ जी, आप बिखराव की राजनीति का आरोप नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, बीजेपी पर लगा रहे हैं, उसका जवाब मैं विजय जॉली जी से लूंगी। लेकिन उससे पहले कुमार विश्वास जी, ये कहां जाती हुई पार्टी दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिस तरह से एक-एक करके साथी छोड़ रहे हैं? फायदे का सौदा है, नुकसान का? देखिए नेहा जी, एक तो ये विजय जॉली जी की पार्टी का व्यक्तिगत मसला है कि वो किसको प्रोजेक्ट करें किसको नहीं करें, लेकिन दोनों मित्र हमारे प्रसन्न हैं। हारून यूसुफ साहब भी खुश हैं, विजय जॉली भी खुश हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों का एजेंडा पिछले 3 साल से ये था, आंदोलन बढ़ने के बाद, कि किसी तरह बात जो है वो हिंदू
हिंदू मुसलमान पर आ जाए, 1992 पर आ जाए, और वहां जहां तक मोदी जी ने कुत्ते वाला बयान दिया, मुझे लगता है वो भाषाई प्रासंगिकता थी, उनका किसी धर्म का मजाक उड़ाना या किसी बात पर कहने की टिप्पणी मुझे नहीं लगता होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो उसके बीच वहीं जाते हैं जहां यह कहा जाता है प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते, यानी कि वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं इस तरह का देश बनाना चाहता हूं। अब देश की जनता के ऊपर है। मुझे लगता है कि 1992 के बाद हिंदुस्तान के युवा और भारत बहुत आगे बढ़कर आ गया, लाशों पर चलकर। एक देखिए, पूरे कांग्रेस के अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का यह दुष्परिणाम हुआ कि 1992 में वो दुष्परिणाम क्रोध के रूप में फूटा। एक मंदिर मुद्दे के नाम पर अडवाणी जी रथ लेकर चले और एक सहिष्णु प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश को मिले, लेकिन अब वो बात पीछे चली गई है। अब विकास का मुद्दा पहले आ गया है, अब लोकपाल लोकायुक्त पहले आ गया, भ्रष्टाचार पहले आ गया है। ऐसे समय में दोबारा उन्हीं घावों को कुरेदना, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना, अल्पसंख्यक किधर जाएंगे, बहुसंख्यक किधर जाएंगे, ये सब पार्टियां उसी अखाड़े में खेलना चाहती हैं। इनका मनवांचित अखाड़ा है, 64-66 साल खेले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश इन बातों को नहीं कुमार विश्वास जी, आप कह रहे हैं जो अभी की स्थिति बनी हुई है उससे खुश है बीजेपी भी और कांग्रेस भी। कांग्रेस की खुशी तो समझ आती है, लेकिन विजय विद्रोही, क्या बीजेपी भी खुश है या मन में कहीं ना कहीं दर्द और चिंता है कि ये हो क्या रहा है? ये एक एक करके नेता जा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मीडिया में आके जिस तरह से फजीहत कर रहे हैं वो। और देखिए, कल जो मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच में मुलाकात हुई, उसके बाद जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं कि मोहन भागवत ने भी हरी झंडी दे दी है कि विकास के साथ हिंदुत्व वाले मसले को उभारा जाए। कुल मिलाकर ये बीजेपी के सामने ये सवाल अब नहीं रह गया कौन जुड़ रहा है या कौन भाग रहा है। उनको तो ये है कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाना है, साथ साथ विकास के मुद्दे को उठाना है और अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाना है। सीटों की संख्या कैसे बढ़ सकती है? पिछली बार 114 थे, इस बार यूपी और बिहार मेन टारगेट है, जहां कुल मिलाकर 120 सीटें हैं। वहां पर यूपी और बिहार में कोई जातीय गणित नहीं बैठ सकता, कोई सामाजिक गणित नहीं बैठ सकता। वहां सबसे अच्छा है कि आप पोलराइजेशन कर दो, ध्रुवीकरण कर दो, ताकि आपकी सीटें की संख्या बढ़ सके। तो कुल मिलाकर इसलिए बीजेपी इस लाइन पर आगे बढ़ रही है। अगर रजा छोड़ के जाते हैं या जनता दल यूनाइटेड का कोई साथी छोड़ के जाता है, उससे बीजेपी को मतलब नहीं। उनको तो यह है कि अभी की स्थिति में कि कैसे ना कैसे सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि सरकार बनाने की स्थिति में आए तो अपने आप दूसरे लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। ये मुझे इसमें एक बात बढ़ानी है जो विजय कह रहे हैं, उससे मैं सहमत इसलिए, जैसे इशरत जहां का केस है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इससे मोदी जी को नुकसान हो रहा है। नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये बात आगे आए, लगातार बात आए, इतने साल बाद ये बात उठती है, तो वो पोस्टर करना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस अपीजमेंट करती है माइनॉरिटीज का और देखिए मैं मेजोरिटीज के साथ हूं। तो दोनों जिस अखाड़े में खेलना चाह रहे हैं, हिंदुत्व का, मुसलमान का, तुष्टीकरण का, सांप्रदायिकता का, दोनों के लिए मुफीद ये जगह है जहां खेलना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली देश कहीं इसमें पराजय अनुभव कर रहा है, क्योंकि देश के सामने मुद्दे ये हैं कि बिहार में बच्चे कैसे मर गए, या भ्रष्टाचार कैसे, बिजली कैसे नहीं आती है। लेकिन इस बारे में बात नहीं होती। बात जो है ये कम्युनलिज्म बनाम सेक्युलरिज्म की लड़ाई होती जा रही है। लेकिन विजय जॉली, जो बात विजय विद्रोही ने कही, जिस पर कुमार विश्वास भी मुहर लगा रहे हैं, ये जो ध्रुवीकरण की कोशिश है, क्या इसी की ओर बढ़ रही है आपकी पार्टी और नरेंद्र मोदी? इसीलिए शायद इतना ज्यादा कसक और दर्द नहीं है इस बात का कि साथी छोड़कर जा रहे हैं। अभी ध्यान कहीं और है, एजेंडा कुछ और है। आप अगर अमीर रजा को पार्टी ज्वाइन करने का और छोड़ने का मुद्दा बनाकर इस वाद विवाद को आगे बढ़वाना चाहती हैं, सर, विजय जॉली जी, ये आमिर रजा की ही बात नहीं है सर। मैं बार बार कह रही हूँ, एक व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है, जेडीयू भी आपसे अलग हुई है। माइनॉरिटी सेल के कई नेता हैं जो छोड़कर कांग्रेस की तरफ गए हैं, और जाहिर सी बात है फिर कांग्रेस आप पर हमले भी कर रही है, तो हमें नए साथी जुड़ते हुए दिख नहीं रहे ना बीजेपी के साथ, इसीलिए सवाल उठ रहा है। सिर्फ आमिर रजा की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि देश के अंदर कांग्रेस का एजेंडा आजादी के बाद रहा है मिनॉरिटीज को, सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग कॉम्युनल हैं, ये कहीं ना कहीं जाति की राजनीति करना चाहते हैं। अगर 80% लोग भारत के अंदर हिंदू धर्म के हैं या हिंदू रिलीजन के हैं, तो उसमें क्या गलत हो गया? अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आई एम हिंदू नेशनलिस्ट, उन्होंने कभी मुसलमान भाइयों के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे। लेकिन मेरे कांग्रेस के मित्र नरेंद्र मोदी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर सी थ्रू द लाइंस करने की अगर कोशिश करेंगे, तो मुझे कम से कम इसके ऊपर आपत्ति है।
कौन पार्टी के साथ जुड़ा और कौन पार्टी छोड़ के गया। चाहे जनता दल यू, जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मिलकर बिहार के अंदर चुनाव लड़कर सत्ता में आ सकते हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कॉम्युनल नहीं बनी। ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी उसका नेता कौन हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता है कि आई एम हिंदू नेशनलिस्ट, तो विजय जॉली भी इसके चैनल के ऊपर ये कभी भी कहने से चूकेगा नहीं। आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, बट बाय सेइंग दैट आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, आई एम नॉट कॉम्युनल, आई एम नॉट अगेंस्ट अदर रिलीजन। मैं बाकी भी रिलीजन का उतना सम्मान करता हूं जितना मुझे अपने हिंदू होने के ऊपर गर्व है। ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, तो और क्या। चलिए मैं आप पर फिर आऊंगी, लेकिन हारून यूसुफ जी, ये सवाल इसलिए भी अहम है जो बीजेपी जिस ओर इशारा कर रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी बार बार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। चलिए ठीक है, मुसलमानों को बोलती है। और क्या आप उस जाल में फंस रहे हैं? मोदी आ जाएगा आपको। हाँ, तो कांग्रेस जाल बिछा रही है और आप जाल में फंस रहे हैं। मोदी की सरकार को वोट नहीं दिया, इसलिए इस प्रकार का भूत बनाना, कम्युनलिज्म की बात करना, ये कांग्रेस और कांग्रेस की बहुत लंबी साजिश रही है। इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि आपकी पार्टी चाहती यही है कि ये जो पूरा का पूरा देश में मुद्दा है, चुनाव से पहले यही हो जाए कि कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है? हारून यूसुफ जी, मेरा आपसे सवाल है। हारून यूसुफ जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हारून यूसुफ जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुमार विश्वास, ये भी एक दिलचस्प चीज है, क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसी स्थिति बने? और विजय जॉली जो कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम नहीं करते। अगर कांग्रेस करती भी है तो कांग्रेस ने जाल बिछाया, और क्या बीजेपी फंसती हुई नजर नहीं आ रही उसमें? नेहा जी, दरअसल इन दोनों पार्टियों ने 66 साल में शब्द घिस दिए हैं। जैसे हारून यूसुफ साहब अब कहेंगे कि सांप्रदायिक लोग हैं, लेकिन जब इन्हें प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाना होता है तो ये इनसे भी बड़ी सांप्रदायिक शिवसेना के पास पहुंच जाते हैं कि साहब हमें वोट दे दीजिए, हमें अपना राष्ट्रपति चुनना है। तो इनकी सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। पूरा संघ परिवार कहता है, हमने भी बचपन में सुना है कि साहब फारूक अब्दुल्ला के पिताजी उस षड्यंत्र में सम्मिलित थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जब केंद्र में सरकार बनानी होती है तो फारूक अब्दुल्ला को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ले लिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता, सोनिया गांधी को अपने घर पर चाय पिलवाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरवा देते हैं। आज वही सुब्रमण्यम स्वामी राम सेतु बनाने वाले, राम मंदिर बनाने वाले और राम भक्तों को पुनर्विक्षित करने वाले हैं। जो विजय जॉली साहब ने कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात कही कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। इनमें और अटल बिहारी वाजपेयी में सिर्फ एक लाइन का अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी अगर बोल पाते तो वो इस समय कहते हैं आई एम ए नेशनलिस्ट हिंदू, और इनके यहां कहा जा रहा है कि आई एम ए हिंदू नेशनलिस्ट। आप नेशनलिस्ट पहले हैं या हिंदू पहले हैं? अब आप कहेंगे हिंदू होना तो मतलब ही नेशनलिस्ट है। मेरे हिंदुत्व का ठेका आप पर थोड़ी, आप थोड़ी तय करेंगे। मैं सबसे पहले भारतीय हूं, उसके बाद हिंदू हूं, मुसलमान हूं, इस्लाम हूं, कुछ भी हूं। लेकिन वो जानबूझ के अगर हिंदू राष्ट्रवाद कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवादी कह रहे हैं, तो एक संकेत देना चाहते हैं। जी, क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या ये सब कहने की जरूरत भी थी? क्या ये सारी चीजें कहने की जरूरत भी? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी अगर कोई भी बात कहते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मैनेजमेंट के नेता है, उनका पीछे एक बड़ा मैनेजमेंट चलता है। अगर वो कोई भी बात करें, हाँ, जो उन्होंने कुत्ते वाली बात की उस पर मैं सहमत हूं कि वो अचानक निकले। कोई भी कहता है कि साहब चींटी भी मरे तो दुख होता है, उसमें तो हमारे कांग्रेसी मित्रों और बाकी मित्रों ने जानबूझ के छदमर्थ निकाल लिए, क्योंकि वो कविता भी लिखते हैं गुजराती में और पढ़ने लिखने वाले आदमी, तो उन्होंने उदाहरण दिया होगा जो कुछ भी रहा होगा। लेकिन जब वो कहते हैं हिंदू राष्ट्रवाद, तो वो निश्चित रूप से संकेत देते हैं। अमित शाह जब कहते हैं कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे, भाई देखिए, आप अपना एजेंडा लेकर जाइए। आप पिछली बार 92 में आए थे, आपने कहा था कि हम कांग्रेस के अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के खिलाफ एक बहुमत चाहते हैं। पूरे देश ने आपको एक बहुमत दिया, लेकिन जब आप में चयन की नीति आई कि आप राम मंदिर चुने या सत्ता चुने, तो आपने कहा सत्ता चुन लेते, राम मंदिर बाद में बना लेंगे। तो अब आप पे कैसे भरोसा किया जाए कि आप कांग्रेस के तुष्टीकरण को नष्ट करेंगे? तो मुझे लगता है कि घिसा पिटा फार्मूला जिससे देश आगे निकल आया है, देश करप्शन पर बात करना चाहता है, प्रगति पर बात करना चाहता है, उस पर बात नहीं होती। क्योंकि देखिए, मुद्दा चला गया, लोकायुक्त गुजरात में कमजोर है, ये मुद्दा चला गया। पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी के खिलाफ हाईकोर्ट कह रहा है, मुद्दा चला गया। अब जो मुद्दे हैं वो सेक्युलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म पर आकर टिक गए। लेकिन इससे पहले कि मैं विजय जॉली जी के पास जाऊं, विजय विद्रोही, आपसे जानना चाहूंगे, आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण जो है उसकी ओर बीजेपी का ध्यान है। लेकिन क्या अगर ध्रुवीकरण सामने आता भी है, ऐसी स्थिति बनती भी है, तो क्या सिर्फ ध्रुवीकरण के दम पर बीजेपी बिना साथियों के सत्ता के नजदीक आ सकती है? सवाल तो ये भी है। नहीं,
बीजेपी ने 2004 में इस तरह की राजनीति नहीं की, 2009 में इस तरह की राजनीति नहीं की। 2004 में उनको लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो अच्छे काम किए उसके बल पर सत्ता में आ जाएंगे, नहीं आ पाए। 2009 में उनको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण सत्ता में आ जाएंगे, नहीं आ पाए। तो इस बार वो नया फिर वही ये वाला प्रयोग है कि भाई हम वैसे तो आ नहीं सकते, एनडीए का विस्तार करके भी नहीं आ सकते, करके देख लिया, तो अब अपने दम पर हम अपने अगर आने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हिंदुत्व का कार्ड खेलना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ विकास के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, तय है। 114 पिछली बार थी, आपको राजस्थान की 25 हैं, आपकी गुजरात की 26 हैं, और उसके साथ यूपी और बिहार की 120 हैं कुल मिलाकर सीटें, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, दिल्ली में, वहां कुछ सीटें हैं, और साउथ में बीजेपी है नहीं, कर्नाटक में थी, वहां लुटिया डूब रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के अंदर ही बीजेपी अपना विस्तार कर सकती है, यह मजबूरी बीजेपी की हर कोई समझता है। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात, सबसे आसान चीज है हिंदुत्व का कार्ड खेलना, और यह उम्मीद करना कि जो मुस्लिम वोट होगा वो बिखर जाएगा। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी जॉली जी से, लेकिन उससे पहले हारून यूसुफ साहब, सवाल ये उठ रहा है, आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, और मेरा सवाल आपसे ये कि इस आरोप के बीच क्या स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी चाहती भी है, आपकी पार्टी ये चाहती है कि ये जो पूरा मुद्दा है सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का हो जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी की जो केंद्र में सरकार है और जो अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर जो तमाम सवाल है वो गायब हो जाए, उन पे बहस ही ना हो, पूरी बहस जो है वो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की हो जाए। ऑडियो पिछले 6-7 मिनट से मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ जी, क्योंकि आपके कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। जहां तक तुष्टीकरण की बात है तो कांग्रेस आज नहीं, जब आजादी का आंदोलन था तब भी इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर इस देश को आजाद कराया था, और कांग्रेस ने हमेशा तमाम धर्मों के मानने वाले लोगों को कांग्रेस के झंडे तले लेकर साथ चली है। कांग्रेस का ना एजेंडा कभी बदला है और ना झंडा बदला है। एजेंडा तो ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में रथ यात्रा चली थी तो राम मंदिर की बात करते थे, और जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार थी 6 साल, तो इन्होंने कहा ये एजेंडे पे ही नहीं है। तो तुष्टीकरण या भावनाएं भड़काने वाली राजनीति कौन करता है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अच्छी तरीके से जानती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस देश के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है, जैसे गुजरात के चुनाव में मियां मुशर्रफ कह के पोलराइजेशन किया गया था। इस हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक दूसरे के बगैर हम इस देश के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। और तरक्की का एजेंडा इनका है नहीं, इनका एजेंडा है लोगों में नफरत बांटो, लोगों में नफरत फैलाओ। और आज लेकिन हारून यूसुफ जी, ये जो पोलराइजेशन की बात आप कर रहे हैं सर, अगर ये पोलराइजेशन की स्थिति बन भी रही है, हारून यूसुफ जी, क्या हो रहा है जी हारून यूसुफ जी, जो पोलराइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं सर, ये हमारे अच्छे मित्र भी हैं। हारून यूसुफ जी, जो कहना चाहूंगा, हाँ बोलिए कि एक वक्त वो आएगा जॉली जी, जो आपके अल्पसंख्यक दोस्त हैं वो भी आपको छोड़ेंगे कि आप इस तरह की पार्टी का साथ दे रहे हो। विजय जॉली जी, उनका शायद इशारा जो है वो कुछ जो पार्टी के कद्दावर नेता है मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, उनकी तरफ है, जिनकी ओर मनीष तिवारी ने भी आज इशारा किया। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के रफी अहमद किदवाई हैं, और सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के मौलाना आजाद हैं। और वो इसलिए है कि ये दोनों राष्ट्रीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में अपने बचपन से हैं, अपनी कन्विक्शन से हैं, अपने परिवारों के साथ हैं, और ये देश के कैबिनेट के अंदर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व राष्ट्र मुसलमान होने के नाते भी कर चुके हैं। इसलिए उनके बारे में किसी भी इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। और दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति देश के अंदर कांग्रेस पार्टी और इसकी मुख्तलिफ पार्टीज करती रही हैं, उसके कारण ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये आया, जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट, जिस प्रकार से पिछड़ापन, जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के अंदर अशिक्षा, इस सब के लिए कांग्रेस पार्टी वो मुद्दे आप उठाते कहाँ हैं? इसके बाद से अगर माइनॉरिटी की वो समस्याएं हैं तो उसको भी तो आपकी पार्टी उठाती नहीं है। चलिए वक्त मेरे पास बहुत कम है। कुमार विश्वास, ये तूतू मैमे की जो
जो लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इसके बीच में क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे जा रही है? हालांकि लोगों का कुछ नहीं होना, लेकिन कौन सी पार्टी को एज मिल रहा है? यहाँ ये रोचक है देखना कि आमिर रजा साहब ये कह रहे थे कि अडवाणी जी को मुसलमान कन्फेस कर लेगा। अगर आप पीछे जाएं भाजपा की हिस्ट्री में तो एक समय वो था कि वो लोग कहते थे कि भाई अडवाणी को नहीं हम स्वीकार करेंगे, एक बार अटल जी को हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अडवाणी जी ने पिछले चुनाव में कोशिश की थी कि एक तरफ तो वरुण गांधी जो भाषा बोल रहे हैं उसको चुपचाप इंडोर्स करते रहे और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड जैसे कुछ सेकुलर रास्ते लेकर ये भी दिखाते हैं कि हम उनके साथ हैं। ये गेम अब मोदी जी कैंप को समझ में आ गया है, उनकी समझ में आ गया कि गंगा जी में भी खड़े हो जाओ अगर और उसके बाद कहो कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, तब भी इस देश का मुसलमान मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई जो देगा उसके अनुसार की भाषा बोलो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है वो भी कांग्रेस के तुष्टीकरण से तो बेहद खफा है, लेकिन वो सांप्रदायिकता के समर्थन में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा को, लेकिन भाजपा बीजेपी जो कोशिश कर रही है एक मजबूत विकल्प कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उभरने की कोशिश कर रही है, वो अगर इस तरह की राजनीति करे, अगर साथ ही छोड़कर जा रहे हैं तो ये जनता में क्या संदेश देता है? इससे फायदा होगा या नुकसान, ये भी बड़ा सवाल है। वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।